जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट्स ने 2024 में यूपीपीसीएस का यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स का, उसका रिज़ल्ट आ गया और जिन भी स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, उन सभी को शुभकामनाएं। और आवश्यक रूप से बताएं कि जिस भी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका यूपीपीसीएस में इस बार 2024 में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर देख लेंगे, अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो विजन आईएएस का टेस्ट आपका जो 10 है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता, यह टेस्ट आपके लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसमें आप देखोगे लगभग फुल लेंथ टेस्ट लीज आप कहोगे, ये एक तरीके से फुल लेंथ आपका टेस्ट है। इस टेस्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूं, जितना हो सके मन लगा के दबा के रिवीजन करो, दबा के पढ़ो जितना पढ़ा जा रहा है, ठीक है। सारी बातें छोड़ो, ठीक है, और दबा के पढ़ो, दबा के रिवीजन करो, दबा के टेस्ट लगाओ, दबा के जितना हो सके। मैंने इतने टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए, दबा के लगाओ क्लासेस, फास्ट वे में लगाओ, ठीक है, फास्ट वे में करो। देखो, अगर क्वेश्चन आपकी निगाहों के आगे से भी गुजरेगा ना, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और टेस्ट इतना ज़रूरी होता है यूपीएससी में, क्योंकि देखो प्रैक्टिस का ही खेल होता है बच्चे। और सीसेट का अब तो देखो एक और एजुकेशन बायर परिवार की तरफ से आपको और भी चीज़ें कहीं मिल रही हैं, जिसमें आपको कई टॉपिक्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं कि इन टॉपिक को पढ़िएगा, आज का टारगेट ये है आपका, अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो। और आपको टेक्निकल टीम को बोल दिया गया है, मैंने कुछ देखा है कि उसमें कई चीज़ें आ रही हैं। और साथ ही साथ अब आपको सीसेट के वहाँ पर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन आप उसमें सोल्व करें, उसके साथ साथ अपने स्तर पर भी करें। आपकी कल से क्लास हो जाएगी सर। बच्चे, आप देखोगे जो यूपीएससी पीवाईक्यू, कल से जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है यूपीएससी पीवाईक्यू की क्लास, ठीक है। पीवाईक्यू की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, और इसमें लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर में आपसे 2014 से 2024 तक के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा, मैं स्वयं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपके सीसेट के और उसके साथ साथ आपके, ठीक है, जीएस पेपर के होंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे एजुकेशन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तहे दिल से उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट नंबर 10 है विजन आईएएस का, लगभग फुल लाइन टेस्ट है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि इस पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी प्रकार की आपको अगर वॉइस आए, क्योंकि मेरे यहाँ पास में थोड़ा सा एक पता नहीं क्या है, ऐसे रीजनल कुछ ऐसे कम्युनिटी का किसी का प्रोग्राम है, तो शायद उसकी आवाज़ आ सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित पदों को वरीयता क्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि आपको वरीयता देनी है, नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पर कौन और नंबर 4 पे कौन, ऐसे आपको बताना है। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सचिव। पूछा जा रहा है आपसे नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। देखो, आपको एक बात तो पता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो इनसे ऊपर ही आएंगे, ठीक है। ये तो आपको जहाँ तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये तो लगभग आपको पता ही होगा कि ये तो पहले नंबर पर ही आने चाहिए। बताइएगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आइए देखते हैं। देखो, अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो आएगा, ये पहले नंबर पर पहला ही आएगा, दूसरे नंबर पर दूसरा और तीसरे नंबर पर तीसरा। क्यों? इसका रीज़न क्यों है? देखो, अगर आप इस चीज़ को देखें, जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। जैसे अगर क्रमवार स्थिति में आप देखते हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तीसरे स्थान पर वैसे भी आता है। जैसे पहले स्थान पर आते हैं प्रेसिडेंट्स, फिर उसके बाद में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स, फिर उसके बाद में आते हैं आपके सीजीआई। अगर आप वरीयता क्रम में देखो, क्योंकि ये संवैधानिक एक बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक एक बॉडी है, तो ये तीनों सीक्वेंस में आएंगे। सही उत्तर आपसे पूछा था, अब तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत समस्या आई होप कि आपको नहीं होगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है,
ये जो 15 गण पदों के क्रम में अगर हम देखेंगे तो फिर उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे ही सब आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने के लिए, लेकिन वरीयता क्रम में आपसे पूछा है, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 2 नंबर ये कह रहे हैं कि एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशियाई शेर के बारे में आपने पढ़ा होगा। एशियाई शेर भारत में तो नहीं पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। कहाँ पर? ईरान में आपको मिलते हैं। लगभग और लगभग कहाँ पर हैं? ईरान में है, और लगभग 20 शेर के आसपास लगभग 20 ऐसे लायन आपको दिखाई दे सकते हैं, जो 20 हैं लगभग बचे हुए, वो भी ईरान में, और कहीं भी ना है। तो देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में वनरेबल रूप से सूचीबद्ध किया गया है। जरा समझना, क्या ये सूचीबद्ध किए हैं, वनरेबल हैं, बात एकदम क्या हो जाती है आपकी, सही हो जाती है। क्योंकि एशियाई शेर खासतौर पर आप देखोगे इंडेंजर रूप से रखे गए हैं, और इसको श्रेणी से हटाकर अभी तत्काल में वनरेबल कर दिया गया है। पहले क्या थे, ध्यान रखेंगे, पहले क्या थे? इंडेंजर थे। क्या थे? इंडेंजर थे, लेकिन अभी उनको क्या कर दिया गया है? वनरेबल कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि वर्तमान में गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। जी हाँ, एशियाई शेर भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, ईरान में तो चीते हैं। सॉरी, ईरान में चीते हैं बच्चे। ये गुजरात के गिर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? गुजरात के गिर में आपको केवल और केवल पूरे एशिया में, भारत में ही ये मिलते हैं। और गुजरात का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क है, जहाँ पर आपको ये एशियाई शेर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी नहीं है, क्योंकि वे गिर ऐसे कई क्षेत्र हैं वहाँ पर उनके लिए विभिन्न प्रकार के पर्यावास और निवास के करते हैं, और खुले घास के मैदान, झाड़ीदार और कांटेदार वन भी उसमें शामिल दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए एक आवासीय क्षेत्र ऐसा है जिसमें वो मूल रूप से रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 50 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा मौजूद होनी चाहिए। जरा समझना, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आपसे पूछा है। हमेशा, देखिए जरा यहाँ पर देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, हमेशा। जरा समझना, देखो जब राज्यसभा विघटित हो जाती है तो क्या राज्यपाल पद से हट जाता है? नहीं। देखो, जब तक मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है, मैं आपको बता दूं, जब तक नई मंत्रिपरिषद नहीं बन जाती है, ठीक है, जब तक नई मंत्री परिषद नहीं बन जाती है, तब तक पुरानी मंत्रिपरिषद आप देखोगे काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के लिए हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करना होता है। देखो, अगर हम बात कर लें कि राज्यपाल को हमेशा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, संविधान का आर्टिकल 200 उसमें राज्यपाल को ये शक्ति है कि कई ऐसे विषयों को, कई ऐसे बिल को वो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो राज्यपाल गवर्नर के लिए, आप देखोगे प्रेसिडेंट्स के लिए क्या है, आगे भेज सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा गलत है। तीसरे में कह रहे हैं, जहाँ कहीं भी संविधान में राज्यपाल की संतुष्टि मंशा जाहिर की गई है, वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत होती है, न कि मंत्रिपरिषद की। देखो, ये भी गलत है, क्योंकि संविधान के अंदर राज्यपाल की संतुष्टि मंशा जाहिर की गई है। देखो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। संविधान का आर्टिकल्स आप देखोगे, मंत्रियों की सलाह के लिए संविधान का आर्टिकल 163 आपको बताया गया है। कौन सा है? आर्टिकल 163, जो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की बात करता है, जो सलाह देगी समय रहते हुए। लेकिन इसमें कई चीज़ें, कई केस होते चले गए, समय रहते हुए कई केस होते चले गए, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। आज आप देखोगे, जहाँ कहीं भी संविधान में राज्यपाल संतुष्टि मंशा जाहिर की गई है, वहाँ संतुष्टि राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होती है, वरन वो मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है। पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, और पूछा गया आपसे कौन सा सही है। आप कहोगे 3 जहाँ है उसको कट कर दो, 2 जहाँ है उसको कट कर दो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, संघ सरकार
कि कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि संघ की जो सरकार होती है, ठीक है, संघ की सरकार मतलब कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा है। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, इसे संवर्ती विषयों पर पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त होते हैं। देखो होता क्या है, आपको बता दें कि जो संवर्ती सूची, देखो जब संघ की सरकार होती है और कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं, अगर हम उसकी बात कर लें तो कार्यकारी जो शक्ति होती है वो उनका आवंटन किया गया है। उनका आवंटन जब संविधान की 7वीं आप शेड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार से इनको बांटा गया है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संवर्ती सूची। जरा यहाँ पर समझना, यहाँ पर संघ ही कानून बनाती है, यहाँ पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जहाँ पर संघ और आपका राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए इन दोनों में अगर विवाद हो जाए, इन दोनों में अगर विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में संघ का जो कानून है वो मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें शिक्षा, जैसे अगर हम देखें शिक्षा, जैसे हम देखें चिकित्सा, जैसे हम देखें पर्यावरण, जैसे हम देखें जल, तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपने देखे होंगे, वो इसमें आते हैं और जिन पर दोनों कानून बनाते हैं। मतलब कि स्टेट भी उस पर कानून बनाता है और संघ भी उस पर कानून बनाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। वहाँ पर दोनों को प्राप्त हैं शक्तियाँ, और ये कह रहे हैं कि संवर्ती के विषयों पर जो संघ की सरकार है उसको पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। नहीं, वहाँ पर पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं किसी भी संधि या समझौते के मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संपूर्ण भारत तक विस्तृत है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए ऐसी कोई समझौते है या संघ हो रहा है कुछ भी ऐसा, तो उस स्थिति में आप देखोगे वो संपूर्ण भारत पर होगा, अर्थात कि जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लगाकर के गुजरात और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, ये पूछा है आपसे कौन सा सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला, स्थानीय सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति भारत में वास्तविक राजकोषीय संघवाद को प्राप्त करने में बाधा है। मतलब कि कई बार क्या हो रहा है, ये बात एकदम सही हो जाएगी कि जब आप देखोगे स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, 2 सरकारें होती हैं, एक होती है पंचायत राज और एक होती है नगर निगम। ये 2 ही सरकारें होती हैं स्थानीय। और आज इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, आज जो इनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है बहुत ही हालत ख़राब है। मतलब कि इनके पास में फंड नहीं है, और फंड नहीं है तो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। और इससे क्या होता है, भारत की जो संघवाद की प्राप्त करने में एक बाधा, राजकोषीय संघवाद को क्या है, चुनौती हो जाती है। दूसरा कथन कह रहे हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि आप कहोगे कि स्थानीय सरकारों की कर संग्रहण और कराधान शक्तियाँ अपर्याप्त है। देखो अपर्याप्त नहीं है, पर्याप्त हैं, उनको दे करके रखी हैं, उनकी शक्तियाँ हैं उस पर, ठीक है, उनकी शक्तियाँ उस पर रखी गई हैं। और कई तरीके से आप ये कहोगे वो कई क्षेत्रों में, जैसे आप देखोगे राज्य की शक्तियों के रूप में, स्थानीय सरकारों में राज्य की शक्तियों के रूप में, तो वहाँ पर उनकी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वहाँ पर उनकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आइए देखते हैं। पूछ क्या रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं कि देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ स्थानीय सरकारें क्या कर सकती है, जैसे बाजार कर होता है, जैसे हाट कर होता है, मेले कर होते हैं, भूमि कर है, बाजार कर है, हाट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पर जो टैक्स लगाने का अधिकार होता है ये स्थानीय गवर्नमेंट्स को, स्थानीय सरकारों को होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, पहला और दूसरा सही है, लेकिन ध्यान रखना ये कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि राजकोषीय संघवाद, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना, यहाँ पर शब्द को कहा राजकोषीय संघवाद, और यहाँ पर स्थानीय सरकारों की कर संग्रहण कराधान की शक्तियाँ। तो यहाँ पर कराधान की शक्तियों की बात कर दी और यहाँ पर राजकोषीय संघवाद की बात कर दी। कथन दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? आपने देखा होगा, एक होती है भारत की संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा बच्चे, आर्टिकल 266 1 और 266 2, ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल। वैसे ही 200 आप 67 पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसी में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, जैसे पब्लिक अकाउंट्स होता है, ठीक है, जैसे आपकी आकस्मिक निधि होती है वैसे ही आपकी संचित निधि होती है। अगर देखो संचित निधि से जो पैसा भारत सरकार निकालती है, ठीक है, उसमें संसद के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। संसद में एक बिल लाना होता है और राष्ट्रपति, ठीक है, ये सब इस पर एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, बिल्कुल जी हाँ, ये बात सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो सब के सब कहाँ से आते हैं? वो भारत की संचित निधि से आते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, जी हाँ, देखो ये समझना यहाँ पर, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन है वो राज्य संचित निधि से जाता है, लेकिन उनकी पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलती है वो यहीं से जाती है। ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, ये देखो जो ऋण प्रभार है ये इससे नहीं आता है, ये पब्लिक अकाउंट से आता है। किससे आता है? पब्लिक अकाउंट से आता है, गलत है। संसद सदस्यों की पेंशन, जितने भी संसद के मेंबर होते हैं वो इससे ही आते हैं। कैग कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक व्यय, नहीं, देखो यहाँ पर जो कैग है वो इसके अंतर्गत आप देखोगे, सॉरी, संसद सदस्यों की पेंशन नहीं इसमें होती है, ध्यान रखना। संसद सदस्यों की जो पेंशन है वो इसमें नहीं होती है, सॉरी 1 सेकेंड, संसद सदस्यों की पेंशन इसमें नहीं होती है। 1 सेकेंड रुकिएगा। देखो जो आपका टैक्स होता है, ठीक है, वो कहाँ से भुगतता है? उस पर जो ब्याज होता है वो भी संसद निधि से जाता है। संसद जो सदस्य होते हैं, अब देखो संसद में एक सदस्य तो है नहीं, संसद में कई सदस्य है, तो ये पब्लिक अकाउंट से आता है। कहाँ से आता है? ये पब्लिक अकाउंट से आता है, तो ये गलत है। कैग का भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा यही आपके सही है। तो जहाँ पर आपका पहले 4 है उसको कट करो, आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। तो ए, देखो ए आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं बच्चे, सी आंसर नहीं है और डी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर, और क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। देखो राष्ट्रपति के विचारार्थ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पूछा किसके बारे में? उपयुक्त में से कितने मामलों में राज्यपाल को परिस्थितिजन्य भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। देखो मतलब कि जो राज्यपाल है उसको कई ऐसी विवेकाधीन शक्ति दी गई है, ठीक है। अब उस पर कह रहे हैं पहला, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, मतलब कि कई बार आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के लिए वो कई तरीके से ऐसे बिल को क्या रख सकता है? आरक्षित रख लेता है, अपने पास रखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये पहले वाली बात तो गलत है। दूसरे में कह रहे हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना, ये भी नहीं है, ये कदापि नहीं है, ये तो कदापि भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान में आपको साफ साफ कहा गया है, देखो आर्टिकल 355 जब आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ इस बात को कहा गया है कि जो संघ की सरकार है वो क्या करेगी? राज्य की रक्षा करेगी, राज्य की सुरक्षा करेगी। किससे? वाह शक्तियों से। कहाँ से? वाह शक्तियों से। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अपने आर्टिकल पढ़ा होगा 356, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा करें, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, ये इसकी वास्तविक रूप से क्या है? आप देखोगे परिस्थितिजन्य शक्ति है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है फिर उसके पास में ये चीज़ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर वो क्या करेगा? मान लीजिए विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पा रही है, तो जो उससे बड़ा दल होगा, ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो बड़ा दल होगा, जो दल होगा उसको क्या करेंगे? ये वोट डालने के लिए कहेंगे। वो कहेंगे अपना विश्वास प्रस्ताव लेकर क्या हो, क्या लेकर आओ? विश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ, और विश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ, अपना विश्वास दिखाओ, और उसके बाद में
राज्य में अपनी सरकार बना सकते हो। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अब देखो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से किन राज्यों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि उनके मंत्रिपरिषद में एक जनजातीय कल्याण मंत्री होगा। जरा समझना, जनजातीय कल्याण मंत्री। देखो बच्चे, आपने पढ़ा होगा संविधान की जो 5th शेड्यूल है, आपने ये पढ़ा होगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पढ़ा है क्या नहीं। अब जब आप इसको पढ़ते हैं, देखो 6th शेड्यूल में तो क्या कहा गया है, इसमें खासतौर पर 4 स्टेट की बात की गई है, ATMM2, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मैं लिख देता हूं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं सर। ठीक है, ये 4 स्टेट आते हैं आपके शेड्यूल नंबर 6 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इन 4 स्टेट को छोड़कर सभी को रखा गया है फिर उसमें 5th शेड्यूल में, और 5th शेड्यूल में 10 स्टेट हैं। कौन से हैं? 10 राज्य हैं। ध्यान रखना, इसमें 10 राज्यों की सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आप नोट डाउन कर ले, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में आता है आपका तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उड़ीसा नहीं है इसमें, शायद ये। ठीक है, उड़ीसा नहीं है, तो इसमें ये स्टेट रखेगा। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऐसे वो स्टेट जिनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला अगर हम देखें तो इसमें जो जन कल्याण मंत्री जो रखा जाएगा, जनजातीय कल्याण का मंत्री जो होगा, वो इसलिए रखा जाता है ताकि ख़ास तौर पर उन स्टेट में जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र ज़्यादातर होता है। अब जनजातीय क्षेत्र जहाँ पर है ज़्यादा, जैसे हम देखें, क्या महाराष्ट्र में आपको मिलेगा? महाराष्ट्र में इतना नहीं है। मध्य प्रदेश में, जी हाँ मध्य प्रदेश में है। क्या आपको बिहार में मिलेगा? नहीं सर, बिहार में तो वैसे भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। हाँ देखो, आप 3 को काट दो, चलो मान लो आपको नहीं पता है, लेकिन बिहार में तो आपको पता है। बिहार तो ना आपका 10th शेड्यूल में है, सॉरी ना आपका 5th शेड्यूल में है, ना आपका 6th शेड्यूल में है। तो देखो यहाँ से 3 हटाओ, चलो आपको 3 हटा दो, बस आंसर मिल जाएगा। तो ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 4 5। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 इसमें है ही नहीं, तो आप इसका राइट आंसर निकाल देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइब्स ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राइब पूरा छत्तीसगढ़ ट्राइब्स का है, उड़ीसा में ट्राइब्स आप देखोगे संताल, वर्तमान में जो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये सब कौन है? ये आप देखोगे ये ट्राइब्स हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 5। नेक्स्ट, ये बच्चे आपको जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो नोट डाउन करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। ठीक है, और एकदम तैयारी को जितना हो सके धार देने का प्रयास करें, खूब दबा के पढ़ें जितना हो सके। कहीं भी दिक्कत आ रही है तुरंत गूगल करें, तुरंत एकदम। ठीक है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं करना है, सीधा पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई सीट किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकती है? देखो जो भारतीय संसद है, संसद जो है आपने देखा होगा, संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। जब आप बात करते हैं लोकसभा की, जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में आज वर्तमान में 550 हैं और लगभग 545 543 पर क्या है इलेक्शन है, और इसमें आपके 250 हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी स्थिति में क्या है, कुछ सीटें नॉमिनेट होती हैं, कुछ सीटें क्या होती हैं? नॉमिनेट होती हैं। नॉमिनेट होती हैं कुछ सीटें, जैसे राज्यसभा में 12 सीटें आती हैं जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति वगैरह से राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। ठीक है, अब उसमें से कुछ सीटें ऐसी होती हैं, तो कौन सी ऐसी हो सकती हैं? ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं तो रिवाइज करवा दूँ आपका। ठीक है, हालांकि मैंने करवा ही दिया, हिंट्स के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो कौन कौन सी सीटें ऐसी हो सकती हैं? ये कह रहे हैं, यदि सांसद मतदान के संबंध में अपने दल के निर्देशों को अवहेलना करता है। तो देखो अगर कोई मान लीजिए कोई सांसद है, अपने ही दल की बात ना माने,
कोई सांसद है और वो अपने दल की बात ना माने, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे दल बदल विरोधी कानून उस पर आ जाता है। क्या हो जाता है? दल बदल विरोधी कानून, और उसको अयोग्य ठहराया जाता है। मान लीजिए कि कोई सरकार है, अभी मैं कहूँ आपसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। अब ये क्या करे, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, मान लो, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, और ऐसी स्थिति में इसी के कुछ सांसद इसके विपक्ष में खड़े हो जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो दल बदल के तहत आ जाएंगे। तो उनकी जो सीट होगी वो सीट क्या हो सकती है? खाली हो सकती है, क्योंकि फिर उनको पुनः चुनाव जीतकर आना होता है बाद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला सही है। दूसरे की बात कर लें, यदि कोई सांसद अनुमति के साथ 90 दिन से अधिक समय तक संसद की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। देखो बच्चे, ये तो 90 बहुत बोल दिया, अगर वो मान लीजिए 60 दिनों से अधिक के लिए रहता है तो वो दल बदल के तहत हो जाएगा, और दल बदल के तहत हो जाएगा तो आप देखोगे वो इसमें आएगा। तो 90 नहीं होता है, 60 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 60 दिन में इसमें जो छुट्टी के होते हैं, ठीक है, जो हॉलीडे मतलब कि अगर मान लीजिए आपका सदन जो है, हाउस जो नहीं चल पा रहा है, हॉलीडे है, तो उसको घटा देंगे और बाकी का इसमें रखा जाएगा, ठीक है। दल बदल को एक बार आवश्यक रूप से पढ़िएगा, हालांकि ये चीज़ें मैंने करवा दी हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं, यदि किसी दोषी सांसद को कारावास की अवधि की परवाह किए बिना अयोग्य ठहराया जाता है, मतलब कि कई ऐसे दोषी हो सकते हैं जिसको अयोग्य ठहराया जा सकता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट आपका 1951 उसका सेक्शन नंबर 8 के अनुसार यदि किसी सांसद को कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है या 2 वर्ष तक की या उससे अधिक का कारावास की सजा सुनाई है तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। वहीं चौथा स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी सांसद के निर्वाचन को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ये इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है, ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या है? पहला सही है और चौथा सही है। देखो आपका दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। तो देखो दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये एलिमेट मेथड है। क्या है? एलिमेट मेथड है। ये मेथड है, इन सबको मेथड को यूज करें बच्चे, अच्छे से जानें, पढ़ें, कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट्स करें, पूछें, ठीक है। अब शांति से नहीं, अब सीधा आक्रोश के साथ, अब युद्ध के साथ होगा, ठीक है। चलिए, युद्ध है, आपकी रणभूमि है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए राइट आंसर दें। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि दल ए सत्तारूढ़ दल से संसद का एक निर्वाचन सदस्य दल के नेतृत्व से निराश हो जाता है। वह दल की नीतियों और निर्णयों की खुलेआम आलोचना करता है। अंततः वह दल बी में शामिल होने का निर्णय करता है जो विपक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसको दल बदल विरोध के तहत में रखा जाएगा। ये 10वीं अनुसूची के तहत आ जाएगा, क्योंकि ये दल बदल विरोधी कानून के तहत और उस पर ये चीज़ें लग जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा क्या है पहले देख लेते हैं, नीचे क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला तो एकदम सही है। अगर वो अपनी पार्टी की आलोचनाएं कर रहा है फिर उसको छोड़ रहा है फिर दूसरे में जा रहा है तो ये तो आएगा दल बदल में। काफ़ी करीबी मुकाबले के बाद किसी भी दल को सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। दल सी स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से सरकार बनाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट के दौरान 2 स्वतंत्र सांसद दल सी के विरुद्ध मतदान करते हैं, जिसे दल की हार हो जाती है। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या है ना, थोड़ा समझना, दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है अगर आप इसको देखोगे, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मामला बहुत करीबी था, मामला करीबी था, जीते नहीं परंतु बराबर में रह गए। जैसे इस बार अगर वो चाहते तो आपने देखा होगा, ठीक है, कई पार्टियां उसमें मिल गई, बीजेपी भी, तो वो उनकी सरकार बन गई, अन्यथा नहीं बनती। अन्यथा सरकार नहीं बनती। अब ऐसी स्थिति में मान लो कि नीतीश जी ना जाते, मान लो कि नीतीश जी ना जाते। अब जब नीतीश जी ना जाते, वो ठीक है, अब नीतीश जी ना जाते तो बताओ ऐसी स्थिति में क्या सरकार बन पाते? तो क्या नीतीश जी पर आप ये कह सकते थे, आरजेडी में क्या ये कह सकते थे आप कि ये जो पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही है तो दल बदल विरोधी होगी? नहीं ना, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो गलत है। तीसरे को देखो, तीसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार में दल जेड से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री एक प्रमुख नीतिगत निर्णय से असहमत है। वह सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त करता है और सदन में एक महत्वपूर्ण मतदान के दौरान दल के विप का पालन करने से इनकार कर देता है।
ये तो 100% 10 शेड्यूल्ड में आएगा और दल विरोधी कहलाएगा। मतलब कि देखो आप यहाँ पर एक ये इसको स्टेटमेंट को समझो। व्यक्ति कौन है? एक कैबिनेट मंत्री है जो सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो ये तो दल बदल के कानून के तहत आएगा ही आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 इसमें करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल, संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 76 जो कि अटॉर्नी जनरल की बात करता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर के आता है, सारे वेतन भत्ते राष्ट्रपति के होते हैं और ये भारत सरकार को समय रहते हुए संवैधानिक विषयों पर कुछ ऐसी सलाह मशवरा देने का प्रयास करता रहता है। तो ये चीज़ें उसमें रखी गई हैं बस। और इसके वेतन भत्ते यही है, ये भारत की संसद में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर भाग ले सकता है, ठीक है, आप बोल सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। प्राइवेट आप देखोगे कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर सकता है, इसके वेतन भत्ते निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। चलिए पूछा क्या है आपसे, आइए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि इंग्लैंड की तरह भारत का महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य होता है। नहीं, भारत का आप देखो जो महान्यायवादी है कैबिनेट का सदस्य कदापि नहीं होता है, बल्कि ये आप देखोगे संसद के सदन या किसी समिति में बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं रखता है। तो ये तो गलत है, ये किसी का सदस्य ऐसा नहीं होता है, स्वतंत्र होता है ये। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संसद में बहुमत द्वारा पुष्टि नहीं, ये बहुमत के द्वारा। देखो पहली बात तो संसद इसके कोई काम ही नहीं कर रही है। मैंने बताया ना आपका जो प्रेसिडेंट्स हैं यही इसकी नियुक्ति करते हैं, तो दोनों गलत हैं इसमें। ये कह रहे हैं कौन सा सही है, नहीं कोई भी इसमें सही नहीं है। तो आप कहोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, संकल्प का उद्देश्य, संकल्प आप जानते हो कि नहीं, संकल्प का उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक हित के मामलों की ओर सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है। मतलब कि एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसको मोशन कहते हैं, थैंक्स ऑफ मोशन आप कह सकते हैं, या फिर कोई प्रस्ताव मोशन लाया गया और उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, मतलब कि रेजोल्यूशन का एक उद्देश्य था कि किसी विशिष्ट मुद्दों पर आपका पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको रखा गया था। बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं सभी संकल्प प्रस्ताव होते हैं लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते। ये बड़ा ही कंट्रोवर्सी रख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको करेगा। देखो ये कह रहे हैं, आपने इथिक्स पढ़ा होगा, इथिक्स पढ़ा होगा, ये है मान लीजिए ब्लैक और ये है मान लीजिए वाइट। अब ये कहेगा सभी ब्लैक काले हैं, सभी ब्लैक वाइट है, मतलब कि क्या ऐसा है, सभी जो ब्लैक हैं वो काले हैं लेकिन सभी सफ़ेद काले नहीं हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये सही है कि सभी संकल्प प्रस्ताव होते हैं, सभी जो संकल्प हैं वो प्रस्ताव होते हैं लेकिन सभी प्रस्ताव संकल्प नहीं होते। कुछ थैंक्स ऑफ मोशन हो सकते हैं, कुछ ऐसे मोशन हो सकते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है क्योंकि इसमें अंतर होता है। प्रस्ताव व्यापक होता है और कार्रवाई, निर्णय, राय की अभिव्यक्ति शामिल हो सकती है। संकल्प आमतौर पर सामूहिक निर्णय या राय व्यक्त की जाती है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसमें पूछा है सही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर दिख रहा है। पूछा है कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले पद, जिसमें आप देखोगे पांडबुला गुट्टा, किसके बारे में कह रहे हैं, पांडबुला गुट्टा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये चर्चाओं में रहा था पांडुला गुट्टा, जिसको जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको शामिल कर लिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये खासतौर पर क्या है, ये कह रहे हैं तमिलनाडु नहीं, ये खासतौर पर तेलंगाना में स्थित एक भू विरासत स्थल है जो खासतौर पर पांडुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भूमि के रूप में इसको जियो हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर कई ऐसे वन्यजीव आपको मिलेंगे जिसमें वाइन्स, मृग, बाघ, तेंदुआ आदि हैं। ज्यामितीय आकार की स्वाभित और चिन्ह व्रत वर्ग यहाँ पर मिलते हैं। हाथी, यहाँ पर धनुष, बाण, तलवार आदि स्थूल कई ऐसे पुरापाषाणकालीन चित्र मौजूद यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। भूपापल्ली जिले में है ये, ठीक है, तेलंगाना के। ये चर्चाओं में रहा था तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है, इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 14 और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1000 बार मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, 1000 बार आपको राज्यपाल 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 उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति 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 शक्ति। तो इसका आंसर तो आप भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखते हैं इसका आंसर जहां मिलेगा कि क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस पर समझाने वाला कोई विषय है ही नहीं। ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, यदि समान प्रावधान वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और यदि नहीं कर सकता तो यही क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यही करेक्ट है। जैसे संविधान का आर्टिकल 123 किसको शक्ति देता है, प्रेसिडेंट्स को अध्यादेश जारी करने की, लेकिन वहीं पर आप देखोगे 213 किसको देता है, राज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ था ही नहीं, केवल अध्यादेश पूछा था, अध्यादेश पर हमने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दें 15 का। मैं एक बार एक चीज़ इसमें चेक करता हूँ कि आपको क्वेश्चन विजुअल सही से हो रहा है या नहीं। क्लास चलती रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ, आप चिंता ना करें। आई थिंक कि अब आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिखाई देगा। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इस क्वेश्चन को और देख लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन शायद ये कट रहा है साइड से। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखें। प्रथम चरण से शुरू करते हुए उपर्युक्त चरणों का सही क्रम क्या है। जैसे ये पूछते हैं, अनुदान मांगों पर चर्चा करना, मतलब कि मतदान करना, वित्त विधेयक पारित करना, विभागीय स्थायी समितियों द्वारा जांच करना, विनियोग विधेयक पर विचार करना और पारित करना। जरा मुझे बताओ, जब बजट पेश किया जाता है संविधान में, आपने देखा होगा संविधान में एक आर्टिकल है, संविधान में आर्टिकल है 112। इसमें केवल ये कहा गया है कि भारत सरकार, बजट की चर्चा नहीं है, ध्यान रखेंगे। कभी आपसे पूछे बजट की कोई चर्चा संविधान में आपको मिलेगी नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि वो अपना लेखा जोखा प्रस्ताव पारित करेंगे। एक वार्षिक विवरण तय, मतलब कि जो एक वार्षिक विवरण होता है उसको प्रस्तुत करना है, किसको, सरकार को। अब उसी का एक क्रम आपसे पूछ लिया है, उसी का एक क्रम। तो सबसे पहले आती है विभागीय स्थायी समितियों की जांच, पहले नंबर पर यह आता है। उसके बाद में आप देखोगे आता है आपका अनुदान मांगों पर चर्चा करना, दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद में आता है विनियोग विधेयक विचार पर पारित करना, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर आता है वित्त विधेयक पारित करना, ये चौथे नंबर पर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बजट प्रस्तुत होता है, आप सभी जानते हैं, उसमें प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होती है, उस पर चर्चा चलती है 2 से 3 दिन, फिर विभागीय स्थायी समितियां उसकी जांच करती हैं, फिर उसके बाद में अनुदान की मांग होती है, विनियोग विधेयक होता है, वित्त विधेयक लाया जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, फिर जाकर के काम उनका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइएगा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रैगन फ्लाई मिशन, किसके बारे में पूछा है, ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है। अब देखिए ड्रैगन फ्लाई मिशन वही स्टूडेंट्स बता सकता है जिसने थोड़ा बहुत भी करंट अपने आप में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह पुनः प्रयोजन रॉकेट विकसित करने हेतु स्पेस एक्स का एक मिशन है, नहीं। बी में कह रहे हैं यह सूर्य के अध्ययन हेतु जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, मतलब कि जैक्सा का एक मिशन है। सी, यह चीन का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के अंधकार वाले भाग की जांच करना। और डी में कह रहे हैं यह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए नासा द्वारा भेजा गया एक मिशन है जिसको ड्रैगन फ्लाइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये नासा के द्वारा 2028 में शनि ग्रह चंद्रमा के अध्ययन के लिए जो ड्रैगन फ्लाइज मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। कब इसको कब छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा 2028 में। कौन छोड़ेगा, नासा। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शनि पे जाएगा, ये ध्यान रखना है। टाइटन, चंद्रमा टाइटन पर जीवित की संभावना को बताएगा। जीवन की संभावना तो आपने खो दी है, कहाँ, पृथ्वी पर। 17 नंबर का आंसर का दीजिएगा, पूछा है विचार करें, उपयुक्त राज्यों में से कितनों में द्वय सदन विधायिका है। द्वय सदन का मतलब यहाँ पर है, जैसे आपने देखा होगा विधानमंडल होता है, विधानमंडल आपने देखा होगा, तो यहाँ पर एक होती है विधानसभा और एक होती है आपकी विधान परिषद।
जैसे क्या होता है, केंद्र में पार्लियामेंट होती है, इसमें होती है लोकसभा और इधर होती है राज्यसभा। वैसे ही अब ये बताना है आपको कितने स्टेट में आपको देखने को मिलती है जहाँ पर 2 सदन हो, वहाँ पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो पहले में ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा? तो आपको होगी जी हाँ, आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल सर। तेलंगाना में है? जी हाँ, तेलंगाना में है। राजस्थान में है? तो आप कहोगे राजस्थान में। देखना, क्या राजस्थान में है? बताओ, क्या राजस्थान में है? तो आप कहोगे जी नहीं, राजस्थान में नहीं है। बिहार में है? हाँ, बिहार में है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल, इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इन सभी स्टेट्स में आपको, ये जो 6 स्टेट हैं इनमें आपको देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन सभी स्टेट में विधान परिषदें भी शामिल हैं, ठीक है। तो कितने में? 6 स्टेट में, ध्यान में रखना, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछते रहा हूँ। आइए, क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। मीथेन सेट के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स रॉकेट से किया गया है। नंबर 2, यह वैश्विक स्तर पर मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक कर सकता है। नंबर 3, इससे उत्पन्न डेटा को लगभग वास्तविक समय पर निःशुल्क सार्वजनिक किया जाएगा। उपयुक्त तथ्यों में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। बताइएगा। 18 का मतलब कि मीथेन सेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो, मीथेन सेट उपग्रह को मार्च 2024 में, इसको कब किया गया था? मार्च 2024 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये खास तौर पर वैश्विक मीथेन उत्सर्जन पर उच्च रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और मीथेन सेट से क्या होगा? ये समर्पित उपग्रह मिशन जो विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों से मीथेन उत्सर्जन का पता लगाएगा। इसका उद्देश्य ये है और उसका मापन करना है। तो ये बात सही है। जो स्पेस एक्स रॉकेट्स के द्वारा इसको भेजा गया है, जो कि आप देखते हैं अमेरिका से, यह वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन का ट्रैक करेगा, कहाँ से कितना हो रहा है, और इससे उत्पन्न डेटा को लगभग वास्तविक समय पर निःशुल्क सार्वजनिक किया जाएगा। मतलब कि ये इसने डाटा भेजा है। तो कितने सही हैं? तो आप कहोगे सी, इसमें तीनों बातें सही हैं। मीथेन आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में उसको बताया था, दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 13 में आपको बताया था। निःशुल्क कथनों पर आपसे पूछा है, विभिन्न कथनों पर विचार करना है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय वेतन और भत्तों को संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। देखो, आपने देखा होगा कि पहले क्या था, एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से फिर उसको कहा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। समझना, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे उसके, देखो पहली बात तो ये ध्यान में आपको रखना ये भी है कि जो राज्यपाल होता है वो कई राज्यों के लिए साझा वेतन, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो तो उन्हें देय वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राज्यों द्वारा साझा किया, संसद द्वारा। देखो ये कह रहे हैं संसद द्वारा, नहीं, संसद नहीं, बल्कि जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं? निर्धारित करते हैं बच्चे। तो पहला गलत है, ठीक है। अब देखो पहला गलत है, ऐसे इसमें क्या हो जाता है, राइट आंसर मिल जाता है आपको एकदम से। मतलब कि पहला गलत है, दोनों सही, नहीं सर। पहला गलत है, दोनों सही, नहीं सर। ये कह रहे हैं पहला सही, नहीं, तो राइट आंसर तो सही होगा। मतलब कि डी, सॉरी, पहला गलत है, दूसरा सही है। अब दूसरा क्यों सही है उसको भी देख लो। दूसरा इसलिए सही है, ये कह रहे हैं कि राज्यपाल को ऐसे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये बात एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मैं ऐसे क्वेश्चन पर मैं आपको पर्सनल बता दूं, मैं बोर हो गया हूँ इनसे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है, दल बदल, इतने पढ़ चुका हूँ बच्चे, इतने पढ़ चुका हूँ मैं इनको, तुमको मैं क्या बताऊँ, इतना पढ़ चुका हूँ मैं इनको बहुत पर्सनली। और इसमें क्वेश्चन आपको बहुत सोल्व करवा चुका हूँ। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पॉलिटी के इतने टेस्ट लगवा चुका हूँ, मुझे लगता है अब तो आपको हलवा लग रहा होगा ये टेस्ट। मुझे हलवा लगता है सोल्व करते हुए, मैं अपना बता रहा हूँ। 20वें नंबर पे आइए। ये कह रहे हैं आपसे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है। संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 65, 66, 67, पढ़े कि नहीं? वहीं पर उपराष्ट्रपति की बात की गई है। उपराष्ट्रपति मतलब कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उसको उपराष्ट्रपति ही कहते हैं।
अब देखो दो स्टेटमेंट है। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भांति भारत के उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। देखो, जब हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो समान बिल्कुल उसकी तरह ही बिल्कुल उपराष्ट्रपति दो प्रमुख कार्य करता है। पहले राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, और बिल्कुल यही भूमिका निभाता है, ठीक है। और भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो बात एकदम सही है, ये कतई भी एकदम अलग नहीं, बल्कि उसी समय बिल्कुल अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समय रखा गया। अब तो बदल गए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, पहले कमला हैरिस हुआ करती थी उपराष्ट्रपति वहाँ की, जब वो थे जो बाइडन थे। अब तो नए बने हैं, आई डोंट नो बट कौन है, लेकिन अब तो नए बने क्योंकि ट्रंप की सरकार है अब तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु या बीमारी की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये कह रहे हैं हालांकि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, लेकिन इसमें ये पूर्ण रूप से प्रावधान नहीं रखा गया है कि अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि यह प्रावधान सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए जब राष्ट्रपति बीमारी या अनुपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए, तब तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ये कह रहे हैं अधिकतम 6 महीने, ऐसा नहीं है। मान लो कि राष्ट्रपति क्या है, बीमार है, उसको कोई बीमारी लगी है, ये बात सही है, ठीक है। अब लेकिन वो अभी जिंदा है, वो पत्नी छोड़ रहा है, उसने उपराष्ट्रपति ला दिया। मान लो कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मान लो कि राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, ठीक है, आकस्मिक या अकालिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब 6 माह, ये नहीं है कि 6 माह का वो रहेगा, बल्कि इस बात को रखा गया है कि चुनाव करवाया जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर भीतर एक नया राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। इसमें ये बात नहीं दर्शाई गई है कि उपराष्ट्रपति 6 महीने तक ही बन के रहेगा, चुनाव करवाया जाएगा 6 महीने में। तो ये दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछा आपसे कौन सा सही है, तो आप कहोगे सर कौन सा सही है, तो एक इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। चलिए, संविधान का आर्टिकल 67 आपने पढ़ा होगा, उसमें इस बात को रखा गया है। 67 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब उपराष्ट्रपति, बाय प्रेसिडेंस। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी पॉलिसी कमेटी होती है, उसके बारे में पूछा है। आइए देखते हैं, देखिए क्या है इस पे। 4 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इसका गठन भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया है। जरा मुझे बताइएगा, जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई जाती है, क्योंकि ये क्यों बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जरा देखेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किसको पता है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन हर किसी को पता होगा, क्योंकि वो पंचायत से रिलेटेड है, उसके साथ साथ वो आप देखोगे म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। तो यही तो स्थानीय सरकार बनाई है, यहीं से स्थानीय सरकार बनी है, और यहीं से बना है आपका संविधान के एक आर्टिकल के अनुसार। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 243 ZD, 243 ZD आपने पढ़ा होगा, DPSP आपने पढ़ा होगा, तो उसी में इसके तहत रखा गया। तो ये बात पहली वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिम्मेदार है। क्या ऐसा ये करेगी कि उन योजनाओं को समेकित करेगी, उन योजनाओं को लेकर के आएगी? बिल्कुल ये बात सही है। तीसरे में कह रहे हैं, इसका कार्य संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। बिल्कुल, जो पूरा जो एरिया है उसको एरियाज बाई कहीं ना कहीं आप देखोगे, उस पर विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखो जरा आप इस बात को समझें कि जब आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपकी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके अध्यक्ष का निर्वाचन और नियुक्ति का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। इन्होंने क्या कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिले की पंचायतों और नगर पालिका निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसको? राज्य विधानमंडल करता है, ठीक है, ये नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। पूछा कितने सही हैं, आपसे पूछा गया है कितने सही हैं, तो आपको होगा इसमें जो सही है केवल 3 सही हैं, 1 2 3, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है वह उसके लिए अनारक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एसटी कैटेगरी से आता है, किससे आता है? शेड्यूल ट्राइब से वो आता है, तो ये कह रहे हैं कि जर्नल सीट से, जो जर्नल सीट है ये उससे इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
ये कौन सा विषय है? आप कहोगे महोदय ये उससे तो लड़ ही सकता है, परंतु उससे भी लड़ सकता है जो उसका ये है सदस्य, तो पहला गलत है। दूसरे में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बात एकदम क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो पहला कथन एकदम गलत है, दूसरा कथन एकदम सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, पहला गलत है दूसरा सही है। ये कह रहे हैं कि दोनों सही है, नहीं महोदय दोनों सही नहीं है, यहाँ पर भी दोनों सही है, नहीं। ये कह रहे हैं पहला सही, नहीं पहला तो गलत है, पहला गलत और दूसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इजी इजी क्वेश्चन है, क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली आपको बस केवल माइंड थोड़ा सा यूज करना है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में पूछा गया है। ग्लोबल जियो पार्क, ये कह रहे हैं यह यूनेस्को का एक कार्यक्रम है जो उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक विरासत वाले क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें बढ़ावा देता है। नंबर 2, भारत का कोई भी जियो पार्क इस नेटवर्क में सूचीबद्ध ही नहीं है। विडंबना तो ये है, विडंबना तो सबसे बड़ी ये है। पूछा गया कौन सा सही है, बताइएगा ए, बी और सी दोनों, और डी ना तो एक नहीं। तो देखो हाल ही में क्या है, यूनेस्को ने अपनी वैश्विक सूची में लगभग 18 नए ग्लोबल जियो पार्क शामिल किए और इनकी संख्या 213 हो गई है, जो कि 48 देशों में है। लेकिन आप देखोगे यूनेस्को में एक भूवैज्ञानिक मान्यता वाले और उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। और भारत का ये भी विडंबना है भारत की कि भारत का कोई भी पार्क इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, जियो पार्क इस नेटवर्क में सूचीबद्ध नहीं किया गया। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। पूछा है आपसे कि सही, तो सही आप कहोगे सी, बिल्कुल एकदम सही बात है। भारत का वर्तमान में कोई भी जियो पार्क ग्लोबल आपकी यूनेस्को की जियो पार्क सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 24, 1 सेकेंड, 24 नंबर क्वेश्चन। कुलशेखर पट्टिनम स्पोर्ट स्पेस पोर्ट, अब देखो कुलशेखर जो पट्टिनम स्पेस पोर्ट है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। यह तमिलनाडु में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इतना सॉलिड क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि आप तो श्रीहरिकोटा अधिकतर बच्चों ने पढ़ा होगा, तो ये बात सही है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। यह इसरो द्वारा, यह इसरो का दूसरा उपग्रह जो प्रक्षेप्य सुविधा केंद्र है। जी हाँ, और यहाँ से इन्होंने क्या किया है, जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे न्यू इंडिया NDTL है, NDCL है, कुछ इस तरीके से नाम है, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, इंडिया स्पेस लिमिटेड, कुछ इस तरीके से है, ऐसे ही मेरे नाम उतर रहा है। ठीक है, आप बताइएगा कौन कौन सी इसमें है। तीसरे में कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा से इसकी निकटता विशेष रूप से भूस्थिर उपग्रहों के लिए अधिक कुशल प्रक्षेपण के रूप में सहयोग करती है। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में, क्योंकि भारत कहाँ पर है, भारत आप देखोगे भारत यहाँ पर है और यहाँ पर ये बनाया गया है, तो इसके पास में ही है, तो इसको एक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट बच्चे क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। हाफ आपका टेस्ट हो चुका है, हाफ क्लास आपकी हो चुकी है, बताइएगा, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करेंगे। अर्हताओं के बारे में पूछा है और मैं कहूँगा कि इसका आंसर तो आप कमेंट्स करें, इतने ईजी तो इसमें तो स्कोर ऐसे उठा दो कि पता नहीं कितने आंसर, 100 के 100 मारो करेक्ट करके। मैं कहूँगा कि जिसका भी इस टेस्ट में अगर 70 से कम आ रहा है, ऐसे टेस्ट में, पॉलिटी का इतना इजी टेस्ट है यार, अगर इससे कम आ रहा है ना बच्चे, तो फिर तो गंभीरता है। 70 प्लस जाना चाहिए, 80 90 यहाँ पे आना चाहिए। इतने % आप क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करो और राइट होने चाहिए, कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, राइट होना चाहिए। पॉलिटी तो आपकी इतनी रिवाइज होगी हो, 80 से 90% पॉलिटी कवर हो जाएगी आपकी। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पूछा किसके बारे में है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान द्वारा उपयुक्त कितनी अर्हताओं का प्रावधान किया गया है। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसका, विधानसभा का सदस्य है। तीसरे में कह रहे हैं वह उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है सर 25 में, और क्या लोगे, और क्या ही चाहते हो आप, इससे इजी, इससे अच्छा क्वेश्चन आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्या ही चाहते हो राज्यपाल के बारे में।
और संविधान द्वारा पूछा, ध्यान रखना इसको, शब्द को ध्यान रखना। जो बच्चा संविधान को ध्यान में रखेगा, ये बाहर की जो बात की गई ना, इस पर कई समितियां बनी हैं, उन्होंने इस बात को रखा है। कई ऐसी समितियों ने इस पर रिकमेंड दी है कि वो बाहर का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, संविधान के अनुसार। सही है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। नेक्स्ट, जो इजी से क्वेश्चन होंगे उनका आंसर मुझे आपसे करवाना है, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी हो जाएगा मैं उस पर एनर्जी अपनी लगाऊं। ये कह रहे हैं राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ये और भी इजी दे दिया भाई। ये यूपीएससी वाले बच्चे हैं, ये आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको अटैम्प्ट 2025 में देना है। तो मेरे लाल और लाली आप इसका आंसर दें, इजी सा है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल के अध्यक्ष या राज्य के मुख्य सचिव। और बताओ क्या लोगे, और इसके अलावा क्या लोगे। जो कैबिनेट कमेटी होती है वो किसके द्वारा चुन करके आती है। केंद्र में बताइएगा, कैबिनेट जो सदस्य होते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल किसके द्वारा बनती है। संविधान का आर्टिकल है 175, उसमें कहा गया है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे कौन, राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री के रिकमेंड्स पर किसकी शपथ होगी, कैबिनेट मिनिस्टर की। तो यहाँ पर किसकी पर होगा, यहाँ पर किसकी होगी वो आपको बता देना है, हिंट्स दे रहा हूँ ना आपको। नेक्स्ट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बिल्कुल जस्ट नाउ अभी दृष्टि आईएएस का, दृष्टि आईएएस का टेस्ट अगर मैं कहूँ आपसे, टेस्ट नंबर है 13 और उसमें पार्ट नंबर है उसका 2 और 3। इनमें मैंने दबा के कह रहा हूँ, दबा के इस पर खूब चर्चा आपसे कर दी है, और उसके पहले भी मैंने बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस कर दिया है, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन अभी मणिपुर में लगा हुआ है। गोलू बेटा, मणिपुर नहीं मणिपुर, उसके बच्चे की थोड़ी मीनिंग गलत हो गई थी, मतलब कि जो स्पेलिंग थी वो गलत हो गई थी, सॉरी, मीनिंग नहीं स्पेलिंग। तो राष्ट्रपति शासन पे पूछा। देखो, जब आप पढ़ते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न तो संविधान का भाग है, एक पार्ट आपको मिलेगा, एक भाग मिलता है आपको जिसको बोलते हैं 18, और आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल 352 से 360 तक आपको मिलता है। और उसी में 356 एक आर्टिकल है जो कहता है राष्ट्रीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन। अभी लगा हुआ है मणिपुर में, ठीक है। ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था लेकिन लगा है अभी। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो, पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की अपनी शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है। देखो, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही मैं कहूँगा ऐसा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यह समझना होता क्या है, संविधान का एक आर्टिकल है बच्चे, आर्टिकल है 357 के तहत आप देखोगे जो विधानमंडल होता है, जो विधानसभा होती है, विधानमंडल आप कहें, तो उस राज्य की विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद के अनुकूल चल जाती है। देखो, कुछ चीज़ याद ना रखो, केवल 2 चीज़ें याद रखना, मैं आपको बता दूं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, जब भी संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगेगा तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपने देखोगा विधानमंडल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो विधानमंडल होगा उसकी जो शक्ति, इस पर जो शक्ति हावी हो जाएंगी वो आ जाएंगी संसद की। और आपने देखा होगा यहाँ पर होता है सीएम, उस स्थिति में जो सीएम होता है ना वो हो जाता है बर्खास्त, और यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट्स की पावर आ जाती है। कानून कौन बनाएगा इसके लिए, संसद बनाएगी। उस कानून को चलाएगा कौन, राज्य, मतलब कि आपका प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट चलाए या प्रेसिडेंट्स के द्वारा कोई नियुक्त वहाँ पर व्यक्ति हो वो चलाए, ठीक है, तो कोई सदस्य भी हो सकता है। तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, बिल्कुल एकदम राइट है। तो पहला एकदम सही है राष्ट्रपति शासन के बारे में, कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, सही बात है। संसद की नियमित स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। देखो, ऐसा कदापि नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक इसको लग सकते हैं, कम से कम उसकी संविधाएं रखी गई हैं, ठीक है। वहाँ पर खासतौर पर भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य विधानसभा में आम चुनाव कराने की कठिनाइयाँ हैं, तब ऐसी चीज़ में होगा। नहीं तो आप उसको अधिकतम 3 वर्ष तक कर सकते हैं। कितने वर्ष तक, 3 वर्षों तक आप इसको करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है
भारत का उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बावजूद भी राज्य की विधानसभा को बहाल कर सकती है। देखो यहाँ पर उसको ये अधिकार तो है, ये अधिकार तो है कि उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के बावजूद भी वो बहाल कर दे, लेकिन वहाँ की कंडीशन सही होनी चाहिए। पूछा गया सही, तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ध्यान रखना तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अपना रोजगार, तो वहाँ पर उसको उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। कितने सही हैं, तो कितने सही बच्चे बताओ, कितने सही हैं, तो आपका तीसरा सही है और पहला सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, भारतीय संसद में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो कुछ ऐसी किताबें हैं, ठीक है, जब मेरे को फाउंडेशन कोर्स किया था मैंने, ठीक है, तो जब मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन में, तो उस चीज़ को मैंने जाना था जब बेसिकली मैं था, तो इसमें क्या है ना, 2 सदन होते हैं, पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, जो आप देखोगे दूसरा घंटा होता है, कौन सा, दूसरा जो घंटा होता है वो खासतौर पर क्या है, शून्यकाल होता है, अगर आप इसको डेप्थ में देखें। और राज्यसभा में पहला घंटा शून्यकाल होता है, लेकिन हम सामान्यतः इसको कहते हैं कि भारत की जो संसद है उसमें पहला घंटा जो होता है वो कौन सा होता है, उसमें ये कहा जाता है, दूसरा घंटा है तो वो कौन सा कहा जाता है, आइए इसी को जानते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि एक दिवस में प्रश्नकाल शामिल होता है जहां सदस्य प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद में आवश्यक मामलों पर शून्यकाल। तो सबसे जो भारत का घंटा जो होता है, अगर पार्लियामेंट में देखोगे, देखो 2 घंटे होते हैं, पहला घंटा होता है प्रश्नकाल, जहां पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकिक, अतारांकिक और लिखित। उसके बाद में होता है आपका दूसरा, इसी को कहते हैं शून्यकाल। क्या शून्यकाल में छुट्टी हो जाती है? नहीं, छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको आप पेपर में, उनको आप न्यूज़ में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, और वो केवल खाली उसमें पेपर छाप दिया जाता है, तो इसको शून्यकाल कहते हैं। पहला, यह संसद के सदस्यों के बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठाने हेतु उपलब्ध एक अनौपचारिक साधन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, मतलब कि आप देखोगे प्रश्नकाल प्रत्येक सदन के सत्र का पहला घंटा होता है, इन्होंने कहा है, और सुबह 11 से 12 बजे तक का होता है जो प्रश्नकाल होता है। फिर उसके बाद में लगभग 12 मतलब 1 से 2 के बीच में जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका शून्यकाल होता है। तो पहला स्टेटमेंट से, दूसरे में कह रहे हैं यह प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है। देखो प्रत्येक संसद का पहला घंटा होता है, जरा इसको समझना, प्रत्येक संसद का पहला घंटा कदापि नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया प्रश्नकाल जो होता है वो पहला घंटा होता है, ठीक है, जो प्रश्नकाल होता है बच्चे ये पहला घंटा होता है, ये पहला घंटा होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सही बात है, क्योंकि देखो भाई जिस तरीके से राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल है 164 आपका जो 1 है वो इस बात को नियुक्त करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की पर। तो सही बात है। किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जी हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल है, अगर आर्टिकल आप देखते हैं तो आर्टिकल है 156 का आप अगर पढ़ते हैं 1, तो उसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी सही है। राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अपना त्यागपत्र करना पड़ता है, भले ही अभी तक उसका उत्तराधिकारी ना चुन लिया गया। देखो ये गलत है, ये कदापि गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, जब तक बना रहेगा तब तक। और न केवल राज्यपाल बल्कि राष्ट्रपति भी, बल्कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लोकसभा स्पीकर भी, उपराष्ट्रपति भी, जब तक कि नया नहीं आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पद खाली थोड़ा ही नहीं हो सकते हैं। तो ये गलत है। पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लिखित है, जिस संविधान के अंदर होने चाहिए। तो देखो पहला वाला आर्टिकल 164 में है और दूसरा वाला आर्टिकल 156 में, लेकिन ये है नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और 2। नेक्स्ट,
इजी सा क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता ही होगा। प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद बिटकॉइन हाफिंग। बिटकॉइन हाफिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाल्विंग हाल्फिंग हाल्फिंग हाल्विंग है ये, ठीक है। बिटकॉइन हाल्विंग, बिटकॉइन तो जानते ही होंगे, तो उसी से रिलेटेड है। अप्रैल 2024 में बिटकॉइन हाफिंग आप देखोगे एक घटना हुई थी, जिसमें बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करती है। बिटकॉइन की विशेषताएं देखें तो विकेंद्रीकृत है। यह बिटकॉइन के मामले में मिनर्स को दिए जाने वाले पारितोषिक को 50% कम करता है। बिल्कुल ये बात सही है और यही इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो डिजिटल एक तरीके से बिटकॉइन केवल डिजिटल डेटा के रूप में मौजूद होता है, भौतिक सिक्कों के रूप में नहीं, और लेन देन में ब्लॉकचेन का दर्ज कर देते हैं। मुद्रा की बात कर लें तो बिटकॉइन का उपयोग पारंपरिक मुद्राओं की तरह ही वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। बिटकॉइन एक तरीके से हाफिंग्स जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल में एक प्रोग्राम की गई घटना है, जो खानिजों मतलब कि माइनरों को दिए जाने वाले ब्लॉक पारितोषिक रिकॉर्ड को 50% तक कम कर देती है। यह लगभग हर 4 साल में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के भी आपसे आते हैं। अगर ऐसा मान लो आपको पेपर दे दिया जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 पढ़िएगा, किसके द्वारा चलाई गई है, क्या है ये, क्यों है। आइए देखो, पहले में कह रहे हैं यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। देखो ये खास तौर पर आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो प्रोग्राम है, ये भारी उद्योग मंत्रालय ने 2024 में इसकी घोषणा की थी। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। यह योजना 2 पहिया और 4 पहिया दोनों इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल करती है। देखो आपको बता दें कि इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल निर्माण को अपनाने पर, ठीक है, गतिशीलता को आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, ना कि इसमें 1 पहिया 2 पहिया की बात की गई है। किसको बात की गई है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल्स जो व्हीकल होते हैं उसके प्रमोशन को, उसके ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, इसको बढ़ाने की बात की गई है। तो दूसरा तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद 352 है। अभी मैंने आपको बताया था, हिंट्स के रूप में दिया था। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई होती है। बताओ, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, क्योंकि इतनी बार मैं आपसे चर्चा का बिंदु बना चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो इमरजेंसी प्रोविजन है, अब ये चर्चाओं में आ रहा है, मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, आई होप कि क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कोई सा भी आपातकाल लगे, ठीक है, 2 फंडामेंटल राइट हैं आपके, एक है 20 और एक है 21। ये कभी भी आपके निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं, ये कभी भी निलंबन नहीं होते हैं, इसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से उन्मुक्त होगा। मतलब कि उस पर आप देखोगे उन्मुक्त हो जाएगा, केवल 20-21 को छोड़ के। देखो जब 319 की बात होती है तो 20 और 21 के अतिरिक्त अगर हम देखें, अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकारों को सीमित कर देता, अर्थात 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राज्य आपातकाल की स्थिति के दौरान सभी मूल अधिकार बाधित हो जाते हैं। तो पहला गलत है, क्योंकि 21 ही, इसमें 19 और नोट डाउन कर लेते, तो पहला गलत हो जाएगा। ये आंसर आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है, अब आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार आपातकाल की पूरी अवधि के लिए पूरे देश में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तीसरे में कह रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी अनुच्छेद 20-21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब कि केवल इसको छोड़ के 20-21 को छोड़कर हस्तक्षेप करेंगे 352। ठीक है, बताओ अब आपसे कितने सही हैं
ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको देना है बच्चे कमेंट्स करके। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, आर्टिकल 352 के बारे में। ये इसका स्टेटमेंट है आपका तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट ये देख लीजिए। पूरे बड़ा क्वेश्चन है ना थोड़ा, और ये इसके ऑप्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है नगर पालिका के बारे में, 33 नंबर। पहला स्टेटमेंट है कि नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या ऐसा है? देखो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि कई ऐसे शब्द होते हैं। देखो होता क्या है, जब नगर पालिका की बात होती है, नगर पालिका में चुनाव होता है, तो इसके अधिकतर जो मेंबर आते हैं वो सभी कैसे आते हैं? प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। 74वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा 1992, मैं अगर गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा। उसमें क्या है, नगर पालिका की स्थापना की गई है। संविधान की जो शेड्यूल जो आपकी शेड्यूल नंबर आप देखोगे 12 है, वो इसमें इसकी बातों को चर्चा में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनको प्रत्यक्ष रूप से ही क्या होता है? चुना जाता है। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र, अब देखो ऐसा थोड़ा ही नहीं होगा कि प्रत्येक में होना चाहिए। जी हाँ, प्रत्येक में होगा, क्योंकि भारत में विविधता इतनी है, वहाँ पर ट्राइब्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। यहाँ पर पता है एक चीज़ क्या है, अगर ये नहीं इसका नाम नहीं देता कि अनुसूचित जातियों, अगर ये इसको नहीं देता और इसको देता, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि आपको एससी नहीं तो एससी, कहीं पर एसटी मिल जाएगा तो कहीं पर एससी मिल जाएगा, तो मिलते ही हैं, ये बात तो सही है। तीसरे में कह रहे हैं कि नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। देखो भारत में जो कॉन्सेप्ट है ना ज़्यादातर, वो वैसे तो जनसंख्या के अनुपात में है, लेकिन अगर आप इसकी बात कर लें कि इसमें नगर पालिका में सीटें जो होंगी वो जनसंख्या के अनुपात में होंगी, तो ये तो गलत है, क्योंकि नगर पालिका के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन, अनिरीक्षण, निर्देशालय, नियंत्रण की शक्ति में राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसा विषय नहीं रखा गया। ये चौथे में कह रहे हैं नगर पालिका के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग, देखो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होते हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसमें 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 सही हैं, बाकी के इसमें सब गलत है। तीसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। 4 दे के रखे थे इन्होंने, लेकिन इसका राइट आंसर यही है। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पैरास्टेटल निकायों, पैरास्टेटल्स जो बॉडीज है, का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, सरकार के स्वामित्व वाली निजी कंपनियां, बी, सरकार के स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां, सी, विदेशी सहायता द्वारा वित्तपोषित गैर लाभकारी संगठन, और डी, सरकारी आदेश द्वारा स्थापित किसान संघ। बताओ किसके बारे में पूछा गया है आपसे? जो स्थानीय शासन के लिए पैरास्टेटल निकायों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सरकार के स्वामित्व वाले जो निगम एजेंसियां होती हैं, इनको पैरास्टेटल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। जैसा कि स्थानीय निकायों में 74वां संविधान संशोधन, राज्यों को और शहरी स्थानीय निकायों में 18 ऐसे कार्य क्षेत्र सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संगठन है आपका 35 नंबर, और यहाँ पर विभाग मंत्रालय है। जैसे ये कह रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है क्या? बताओ ये क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आएगा कि नहीं आएगा? पहला वाला, क्योंकि आप देखोगे इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, और यह मानव जाति के लिए वह अंतरिक्ष प्रशासकों की इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संग्रहालय के तहत आता है, और ये खासतौर पर भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत आता है। किसके तहत आता है? अंतरिक्ष विभाग के तहत आता है, और प्रत्यक्ष रूप से इसकी निगरानी और प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो किसके तहत आता है? अंतरिक्ष, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग। तो पहला गलत है, किसके तहत आता है? अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, तो पहला गलत है। भारतीय पुरातात्विक सर्वे, मतलब कि आप देखोगे सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत आता है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि आप देखोगे जो आपका ASI है,
उसके राष्ट्रीय महत्व के लगभग 3650 से अधिक ऐसे प्राचीन स्मारकों को इसने बना दिया है। और ये पुरातात्विक संग्रहालय जो कार्यक्रम है अधिनियम लाया गया है, इसको AMASR अधिनियम 1958 के तहत रखते हैं। तो ये बात एकदम सही है। ये कह रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखो ये आपका खास तौर पर ये IMD के तहत आता है, ठीक है। किसके तहत आता है? IMD के तहत आता है, ये इसके तहत नहीं आएगा। ये पृथ्वी जो आपका अर्थ साइंस है, ठीक है, अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है, अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है इसके तहत आता है। पर्यावरण की क्यों आएगा? तो ये गलत है। सही पूछा है था कितने, तो आपका केवल एक सही है। इसमें केवल आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही सुमेलित है, बाकी के सब गलत हैं। आइए फिर से आपातकाल पूछ लिया, फिर से आपातकाल पूछ लिया। ये क्या बनाया है इन्होंने टेस्ट? ये हर क्वेश्चन आपातकाल पे ही लौटा रहे हैं, आपातकाल पे ला रहे हैं, आपातकाल पे। अरे भाई कुछ और भी पूछो ना, कुछ और भी पूछो। बच्चे कह रहे हैं हमारे कुछ और भी पूछो। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में पूछा है। चलो कौन कौन से परिवर्तन है आइए हम आपको बताते हैं। देखो, राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ये बात सही है, क्योंकि वो लिखित जब उसको सिफारिश दी जाएगी 44वें संविधान संशोधन के तहत, तो क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? लेकिन ये ऐसी कोई शक्ति शर्त नहीं मानी गई है। मान लीजिए आंतरिक अशांति हो जाए, मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मान लीजिए कहीं और से आक्रमण, क्योंकि ये तो 44वें संविधान संशोधन से, ये तो 42वें संविधान संशोधन से था, ठीक है। तो पहला गलत है क्योंकि 44वें पूछा है। दूसरे में कह रहे हैं कि संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन के 6 महीने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता के लिए समय सीमा पर संसदीय अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है, और ये लाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1976 में, 78 में। तीसरा है, इन संशोधनों ने राष्ट्रपति के लिए संसद के अनुमोदन के अधीन उद्घोषणा को रद्द किए बिना इसे संशोधित करना संभव बना दिया। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अब क्या कर सकता था वो, एक बार पुनः इसको विचार विमर्श के लिए भेज सकते थे, ठीक है, जो आपकी मंत्रिपरिषद थी उसके लिए। तो ये बात सही है, संशोधन के बिना, ये बात सही है। चौथे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब उस पर कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर हो गया, एक ऐसे आप देखोगे बिना शक्ति की एक पद हो गया। चौथा है कि इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट भाग के लिए की जा सकती है। नहीं, इसमें ये कोई ऐसा क्षेत्रवेत्र नहीं जोड़ा गया था, तो चौथा गलत है। अब देखो यहाँ पर जो आपका 4 है उसको कट करो, आंसर डी, और ये नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें पहला भी इसमें गलत है, तो आंसर ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, राइट आंसर है बी। इसमें केवल 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन भी एक तरीके से ऐसा ही है, अग्रिम मूल्य समझौता। मैंने आपको एक बार बता भी दिया, इस पर अच्छे से समझाया। अग्रिम मूल्य समझौता क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे ए और बी, मैंने इस पर आपको सुझाव भी दे करके बताया अग्रिम मूल्य समझौता क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ए है और कोई ए बी है। मान लीजिए आज 2025 में वो एग्रीमेंट कर रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत जो एक्स वस्तु की, इसकी वस्तु कीमत 100 रुपये है, और मैं इसको 100 रुपये में ले रहा हूँ बी ए से। अब मान लीजिए ये कब लेगा, इसको 2026 में लेकर के जाएगा, लेकिन जब उसकी कीमत मान लीजिए 110 रुपये हो, तो ध्यान रखना ये अग्रिम समझौता इनमें हुआ था। अब ये 110 रुपये नहीं देगा बल्कि 100 रुपये ही देगा, क्योंकि इसने 100 रुपये में ले लिया था। यही होता है अग्रिम आपका मूल्य समझौता। पहले ही मूल्य निर्धारण कर लिया जाता है कि हम इतने में ही देंगे। बता दीजिए इसका राइट आंसर। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विनिमय के सुविधाजनक बनाने के लिए 2 देशों के बीच में समझौता होता है। दूसरे में कह रहे हैं कि ये उचित अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर करदाता और कर प्राधिकरण के बीच में समझौता होता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, अग्रिम मूल्य समझौता। अभी क्या हुआ है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने जो आपका CVDT है, उसने वित्त वर्ष 2023-24 को भारतीय करदाताओं के साथ में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण किए हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका 38। स्वतंत्रता के बाद की अवधि की निम्नलिखित समितियों पर विचार करें। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद में कई ऐसी समितियां बनाई गई थी, जैसे VN गाडगिल समिति बनाई गई थी, ठीक है, और K पट्टानाभैया समिति, ठीक है, PK थुंगन समिति, VN गाडगिल समिति, मणिशंकर अय्यर समिति। बताओ कि उपयुक्त समितियों में से कौन सी भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास से संबंधित है। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है।
मतलब कि कौन सी हैं जिसने पंचायती राज को लेकर के रिकमेंड दिया है, इसमें कौन सी समितियां हैं ये बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। देखो पी के जो आपकी थुंगन समिति थी इसने रिकमेंड दी थी। वहीं अगर हम देखें जो बी एन आपकी गाडगिल समिति थी ये भी इसमें थी। और इसके साथ साथ आपकी जो ये मणिक शंकर जो आपकी अध्यक्ष समिति ये भी थी। लेकिन के पट्टा ना भैया ये समिति नहीं थी, ठीक है, पंचायतों से। तो आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग रहते हुए समय समय पर इन्होंने कई चीज़ें, जैसे आपकी पी के थोंकरम समिति थी स्थानीय रूप से ये 1989 में गठित की गई थी, ठीक है, 1987 के बाद में। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा वी एन गाडगिल समिति की अध्यक्षता में उस समय 1988 में की गई थी। तो ऐसे लगातार ये की गई हैं, ठीक है। चलिए, एक 2002 में थी आपकी संरचनात्मक परिवर्तन पर, यह आपकी पी के जो आपका पट्टा भैया समिति। तो ध्यान में रखना ये आपकी ये संरचनात्मक विकास पर है, ये ना कि इस पर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। क्योंकि पॉलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपका टेस्ट है, तो मैं कहूँगा इजी से इजी टेस्ट आप इसको मान के चलें। पॉलिटी आपका रिवीजन हो रहा है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ आप सभी जानते हैं, चाहे विधायिका, कार्यकारी का, न्यायिक शक्ति, ठीक है, ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति की होती हैं, तो उन पर पूछा गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थिति होने की तिथि में वह किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। देखो पहली बात तो ध्यान में रखो कि जो लोकसभा की सदस्यता के लिए या अध्यक्षता के लिए, ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि स्वतः जो सदन है उसके सदस्य स्वयं चुनते हैं, तो ये तो गलत है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित निर्देशित कर सकता है। देखो अब नहीं करता है, पहले करता था राष्ट्रपति, ठीक है, पहले करता था, अब नहीं करता। क्योंकि 2000 याद रखना 2019 में सरकार एक बिल लेकर के आई थी, एंग्लो इंडियन 2 सदस्य हुआ करते थे जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे। परंतु अब ये 2020 से इनके पद को 25 जनवरी 2020 से इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों गलत है, पहले करते थे अब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर है, केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों के पारस्परिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में पूछा है। देखो केंद्र और राज्यों के बीच में आपने पढ़ा होगा संविधान का आर्टिकल 262 पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, केंद्र राज्य संबंध। तो उस पर पूछा गया है, जैसे पहला स्टेटमेंट है आपका क्या, कोई एक राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकती। दूसरे में कह रहे हैं केंद्र के कार्यकारी कार्यों राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। तीसरे में कह रहे हैं राज्य किसी समझौते के तहत या कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताओ 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए कोई भी जब केंद्र राज्य संबंध के बीच में होती है, पारस्परिक ऐसे प्रतिनिधि की बात होती है, तो कोई एक राज्य संसद के राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए अनुरोध नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक की बात होती है, 2 या 2 से अधिक की बात होती है। अगर वो चाहेंगे तो ऐसा होगा, एक पर नहीं होता है। दूसरे की बात कर ले तो केंद्र की कार्यकारी कार्यों की राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। ऐसा नहीं है, सौंपा जा सकता है। राज्य किसी समझौते के तहत या कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकता नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सहमति के कार्यों को सौंप सकता है, समझौते के तरीके का उपयोग करने तक ही सीमित है इसको, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो तीसरा भी इसमें गलत है, पहला केवल इसमें एक सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत से पूछ लिया है। आप बताओ, मुझे हंसी आ रही है इस टेस्ट पे, क्यों ना हंसूं, कितनी बार करवा चुका हूं आपको। पंचायत के उपबंध में पूछा है अनुसूचित जो क्षेत्रों पर विस्तार, मतलब कि आपने देखोगा पैसा अधिनियम के बारे में, पीसा सभी की शक्तियां और कार्यों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। देखो
तीन स्टेटमेंट है। पहला, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों के विकास, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य करता है। मतलब कि पेशा अधिनियम संविधान का भाग नंबर आपने 9 पढ़ा होगा, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको लाया गया था, ठीक है। तो उसमें पेशा एक्ट था। अब पेशा एक्ट के कई ऐसी चीज़ों को रखा गया, उसी में से एक जो आपका आता है जो भूमि अधिग्रहण पर, तो उस पर क्या है, उसमें पहली ही परामर्श करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो दें या ना दें, क्योंकि ट्राइब्स का मुद्दा है। तो अब ट्राइब्स को तो ऐसा नहीं, यानी विज्ञा है वो तो भाई तुम्हारे इससे। यह अधिनियम ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है। देखो, ये जो पेशा एक्ट है, क्या इससे जो ग्राम सभा होती है उसको एक तरीके से लघु वनोपज का स्वामित्व देता है, बिल्कुल सही बात है। और मादक पदार्थों की बिक्री, खपत आदि पर भूमि हस्तांतरण रोक, गांव के बाजारों का प्रबंधन सौंपना, ठीक है, अनुसूचित जाति धन उधार देना, सामाजिक क्षेत्रों के स्थानीय पदाधिकारी जनजातीय योजनाओं के संसाधनों सहित योजनाओं आदि का, ये सब किसके लिए देता है, ये राज्यों के लिए देता है। तो ये बात सही है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये बात गलत है, क्योंकि पेशा अधिनियम ग्राम सभा को हथियार की बात करता है, ठीक है। किसको देता है, अनुसूचित क्षेत्रों को नहीं, ये ग्राम सभा को देता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पूछा है कितने सही हैं, तो आपको होगी केवल 2 सही हैं, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, कटौती प्रस्तावों के प्रकार हैं, अर्थ दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर है 42। जैसे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर नीतिगत कटौती। अब देखो, कुछ जैसे टोकन कटौती होती है, मितव्ययता, यहाँ पर कह रहे हैं नीति निर्मुनोदत कटौती, सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिए कहा जाता है कि नीतिगत कटौती हो गई। मतलब कि कटौती प्रस्ताव भारत की संसदीय प्रक्रिया है, जो सदस्य जो एमपी के द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बजट में प्रस्तुत करने की मांग पर बहस करने और संभावित रूप से मतदान की अनुमति देती है, जो प्रस्ताव के उद्देश्य से प्रस्तावित आवंटन को कम या मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार करना होता है। तो इस पर कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं। जैसे आप देखोगे नीतिगत कटौती में 1 रुपये को कम कर लिया जाता है, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला एकदम सही है। दूसरा है कि मितव्ययता कटौती, इसमें मांग की राशि को एक विशिष्ट मात्रा तक कम करना होता है, बात सही है। सांकेतिक कटौती में किसी विशिष्ट शिकायत की ओर से ध्यान को आकर्षित करना होता है, सांकेतिक। तो यहाँ पर तीनों बातें सही हो जाती हैं। करेक्ट आंसर आपसे पूछा है कि सही आपको बताना है, तो आप कहोगे तीनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। दूसरे में कह रहे हैं कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या है 43 का। देखो, यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक एक विभाग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना की बात कर ले, आज नहीं 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय। क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अग्रदूतों और सर्वेक्षण को पास अज्ञात को खोज करने के लिए कहा गया था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा गलत है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं आता है, प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय आता है, ठीक है। कौन आता है, प्रौद्योगिकी विभाग। इसके कह रहे हैं उत्तराखंड में, नहीं, देखो उत्तराखंड के मसूरी में नहीं है, बल्कि देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में। तो केवल 1 सही है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में क्लाइमेट प्रोमिस इनिशिएटिव सुर्खियों के संदर्भ में रहा। अब देखो, ये पूछा गया है, एक शब्द दे दिया आपको, क्लाइमेट प्रोमिस इनिशिएटिव। अब यहाँ पर क्या है ना, आपसे 4 ऑप्शंस है। पहला, यह शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की अनुमति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में देश की सहायता करने के लिए एक वैश्विक पहल है। मतलब कि जो आपका क्लाइमेट, ठीक है, प्रोमिस जो इनिशिएटिव्स है, इसके लिए इसको लाया गया है। बी में कह रहे हैं यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को बढ़ावा देने में देशों का समर्थन के लिए UNDP की एक पहल के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये क्लाइमेट जो प्रोमिस है, इसका शुभारंभ 2025 में किया गया है। कब किया गया है, 2025 में न्यूयॉर्क में इसको आर्थिक सामाजिक परिषद के चैम्बर में हुआ, और इसमें UNDP क्लाइमेट्स जो प्रोमिस रखी गई है, विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन पर समझौते के तहत कार्य योजना में सहायता के लिए एक पहल है। यह राष्ट्रीय तौर पर NDC, ठीक है, NDC
और अगला राउंड है 2025 वाला, फिर यूएनडीपी के साथ, फिर ये लगातार मल्टीपल टाइम, ये खासतौर पर जो अगली पीढ़ी के लिए 1 डिग्री 1.5 डिग्री सी जो टेम्परेचर है उसको कम करने पर प्रयास करता है। तो ये सी इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत से फिर क्वेश्चन पूछ लिया है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 का प्रावधान किया गया है। कहाँ राज्यों में लागू है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताओ कहाँ पर है पंचायत? बताओ बच्चे कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, राजस्थान, सभी 10 राज्यों में पंचायती राज जो अधिनियम संशोधन करके अपेक्षित अनुपालन बनाए रखने पर विस्तार किया गया है। तो किस में है पंचायत? क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है? देखिए, गुजरात में है, राजस्थान में है, आपका हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, इन सब के अलावा और लिख लीजिएगा, इन सब के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ठीक है, और ये हैं गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 10 इसमें स्टेट हैं। तो आप देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि चौथा इसमें है नहीं। नेक्स्ट, परिषद के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, मंत्री परिषद पढ़ाई होगा। मंत्री परिषद कितनी होगी? अब कितनी रखी गई है? 2003 के बाद में कितनी रखी गई है? 15% कुल लोकसभा का। भारत में आप देखो कि मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, समझना जरा, जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात एकदम सही है। यहाँ पर 74 और 75वें संविधान आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में, उसमें चर्चाओं को रखा गया। वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल का अन्य मंत्रिपरिषद के विघटित हुए बिना उसके पद का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। देखो बच्चे, ये गलत है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, वो त्यागपत्र देते ना, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। फिर उसके बाद नई मंत्रिपरिषद जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं बन के आती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है सही, तो दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है। आप कह रहे होंगे सर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। जी हाँ, मैं इसमें फास्ट चल रहा हूँ, मैं जानबूझ के फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं है डेप्थ में, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ। पंचायती राज हो, फंडामेंटल हो, पॉलिटिकल, लगभग पूर्ण रूप से कई टेस्ट में आपको दे चुका हूँ। पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो, 73वां संविधान संशोधन आपको पता है पंचायत राज से संबंधित है। संविधान की जो शेड्यूल नंबर 11 है उससे संबंधित है। आर्टिकल आप देखोगे 9 से संबंधित है, 243 से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब हैं, बताएं। देखिए पहला स्टेटमेंट, किसी गांव या गांव के समूह में समग्र ग्राम सभा का गठन, मतलब कि क्या गांव में और गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, ठीक है, ध्यान में रखना, ये 73वें संविधान, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियों और कार्य प्रदान करना, ठीक है, उसके साथ साथ ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। देखो यहाँ पर क्या है, पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाए, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा इसमें सही है। और भी स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि राज्य की संचित निधि से पंचायती सहायता, मतलब कि अनुदान देना उसको, वहाँ पर उसको सहायता दी जाएगी कि नहीं। अब देखो चौथा स्टेटमेंट क्या है, ये एक बड़ा विषय है इसको लेकर के। और ये जो आता है, जैसे आपका राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे पंचायतों को कर देती है, जैसे प्रशुल्क है, पथकर हैं, शुल्क आदि संग्रहित हैं, ठीक है, वियोजन है पंचायतों की शर्तों के लिए, ऐसे प्रशुल्क, पथकर
शुल्क सौंपने और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जाती है। तो ये बात सही है, चौथा इसमें सही है। अब देखो पूछा गया है कितने इस अधिनियम के तहत स्वैच्छिक प्रावधान है, क्वेश्चन तो ये है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा और चौथा केवल 2 हैं इसमें, तुक्का भी मारो तो बी खींच के ऐसे पेयर वाले में। 48 नंबर क्वेश्चन संसदीय पदों के संदर्भ में पूछा गया है। जो संसदीय पद होते हैं, सदन के नेता के पद को उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में किया गया है। देखो जब आप पढ़ते हैं कि संसद के सदस्य होते हैं और नेताओं की आप बात करते हैं, तो उसमें अगर पहले स्टेटमेंट को देखें तो बात सही है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन में नियमों के पद का उल्लेख है और इसी में इनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, तो ये नेता प्रचलन में रखे गए हैं, बात सही है। विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख एक सावधि के रूप में किया गया। देखो जो विपक्ष का नेता होता है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हो, लेकिन 1977 के बाद में एक अधिनियम बनाया गया, मान्यता मिल गई है अब इसको, तो दूसरा भी इसमें सही है कि एक ये भी क्या है, सावधिक है। विप मतलब कि सचेतक, विप के पद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया। देखो भारत के संविधान में विप का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि सचेत एक तरीके से एक दल द्वारा नियुक्त पद का होता है। इसमें दल के सदस्यों के बीच में अनुशासन और शिष्टाचार को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी को सचेत और कर्तव्यों का निश्चित रूप से शामिल करने के लिए सदस्य शस्त्र के रूप में भाग लें और दल के निर्देशों का मतादान करें, सामान्य तौर पर एकजुटता को बनाए रखें। तो ये गलत है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। कितने सही हैं, तो इसमें 2 सही हैं, 1 और 2, ठीक है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट 49 ग्लोबल ग्रेट वैकवर्ड वर्ल्ड काउंट मतलब कि GVVC 2024 के संदर्भ में पूछा है। यह इसे UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके वैज्ञानिकों को पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। नंबर 2 भारत ने 2024 में पहली बार इस आयोजन में भाग लिया। GVVC के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पूछा है कितने सही हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। देखिए ग्लोबल ग्रेड जो आपका बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट है, ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये खास तौर पर 2024 में लाया गया। उसके साथ साथ आप देखोगे इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा में रखा गया वर्ड्स के रूप में, ठीक है, UNDP के तहत नहीं है, इसको ध्यान में ये भी रखना है, क्योंकि ये कई ऐसी संस्थान हैं NGO इस पर काम करते हैं, ठीक है। नेशनल जो आर्टवोन सोसाइटी इसमें काम करती है और कॉर्नेल लैब ऑफ आर्थोलॉजी इस पर काम करती है, ये UNEP में नहीं है, ठीक है, पहला गलत है। भारत ने 2024 में पहली बार इसमें आयोजन में भाग लिया। अगर हम इसकी बात कर लें तो भारत ने इसमें 2024 में नहीं, बल्कि आप देखोगे 1998 में भारत इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, ठीक है। इसकी स्थापना के समय से ही भारत इसमें लगातार तत्पर है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो स्थापना से 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से भारत है, तो ये गलत है। GVC के अनुसार भारत की पश्चिम बंगाल, हाँ ये बात एकदम आप देखोगे सही है। पश्चिम बंगाल में भारत के सभी राज्यों की बात कर लें सबसे अधिक प्रजातियां हैं, लगभग 538। कितनी है? 538 प्रजातियां हैं, ठीक है। तो तीसरा इसमें सही है। पूछा गया कितने सही हैं, तो केवल 1 सही है बच्चे, दूसरा पहला गलत है इसमें। नेक्स्ट आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर तो आप कमेंट्स करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, ये पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा सदस्यों के नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। नॉमिनेट सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, नॉमिनेट मेंबर। राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। दूसरे में कह रहे हैं राज्यसभा में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता है। उपयुक्त में से कौन सा ये से सही है या फिर है? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो देखो इसका 50 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है बच्चे, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा। मैं एक सीरीज इसके साथ शुरू करने वाला हूं जो UPSC के PYQ, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट 10 ईयर्स के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 20 में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें, रिवीजन करते चलिएगा, लगा के पढ़ते रहिएगा, दबा के, खूब दबा के पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, एजुकेशन बायर आपके लिए तत्पर है। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और इसका PDF पाने के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 20 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।